हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आप सभी देख सकते हैं कि क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव हम करा दिए थे और सब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो आप लोग के प्रश्न के उत्तर मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि कार्नेलिया का गीत किसका वर्णन है कि कार्नेलिया के गीत में किसका वर्णन है। तो कार्नेलिया के गीत में कार्नेलिया का वर्णन है और रोम के महान माता के रूप में जानी जाती है, जिसने अपने पुत्र को देश सेवा और न्याय मार्ग पर चलाए। कविता में करने के लिए मैत्री, गौरव, देशभक्ति और त्याग का भावना का चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 32, कवि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद से आप क्या समझते हैं। तो कवि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद से क्या समझते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी कविता के पारंपरिक छंदों को बंधनों से मुक्त किया। उन्होंने कविता में न्यायालय, बोध, नवीन शब्द और स्वतंत्रता अभिव्यक्ति दी। इसी कारण से मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद से अभिप्राय ऐसी कविता जो छंद, मात्रा या तक बंधनों तक मुक्त मुक्त होकर संभावित रूप से अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति करे। प्रश्न नंबर 33 क्या कर रहा है कि गीता और मोती में गीता मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। तो गीता और मोती की सार्थकता सरोज की मृत्यु के माध्यम से प्रकट हुई है। एक में ज्ञान की ज्योति और दूसरा में करुणा के मोती। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि अमझर से आप क्या समझते हैं। अमझर गांव क्यों सुना पड़ा है। तो अमझर गांव से क्या समझते हैं। अमझर गांव क्यों सुना पड़ा है। अमझर एक गांव का नाम है। यह वही गांव है जहां कवि निराला की पुत्री का सरोज का मृत्यु हुई है। कविता में सरोज स्मृति कवि उस स्थल को अत्यंत करुणा शोक साथ याद करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि गांव क्यों सुना पड़ा है। गांव क्यों सुना पड़ा है। तो सरोज की मृत्यु के बाद उस गांव में घर में अब कोई हंसी और जीवन का उत्साह नहीं रहा। जहां पहले उसकी हंसी और चलचलाहट गूंजती थी, वहां अब सुना पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 35, हाथी ने खेत के रखवाली के लिए क्या घोषणा किया। तो हाथी ने खेत के रखवाली के लिए क्या घोषणा किया। तो एक हाथी ने खेत के रखवाली के लिए रखा गया था। जब वह खेत की रखवाली करने लगा तो उसने अभी सभी जानवरों में डर और अनुशासन में रहने की घोषणा किया। हाथी ने कहा कि जो खेत में घुसने घुसेगा उसे मैं अपने पैरों तलों कुचल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत की नदियाँ क्यों गंदी है। भारत की नदियाँ तो भारत की नदियाँ क्यों गंदी है। तो भारत की नदियाँ इसलिए यहाँ पर गंदी होता है, गांधी की जगह पर गंदी है, क्योंकि जहाँ पर बड़ा बड़ा नदियाँ बसी हुई हैं वहाँ पर शहर बसे हुए हैं, जिसके कारण वहाँ के कचड़े और गंदे पानी के कारण नदियाँ प्रदूषित होती जाती है। इसी कारण से भारत की नदियाँ गंदी हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है। बिस्कोहर की माटी की रचना। प्रश्न नंबर 38, बिस्कोहर की माटी की रचना में लेखक चांदनी रात और बच्चों पर क्या टिप्पणी की है। तो बिस्कोहर की माटी की रचना में लेखक और चांदनी रात और बच्चों पर क्या टिप्पणी की है। तो लेखक ने बिस्कोहर की माटी में चांदनी रात और बच्चे पर बहुत सुंदर टिप्पणी की है। चांदनी रात में गांव के वातावरण बहुत पवित्र और शांत हो जाता है। ऐसी रात में बच्चे खेलते कूदते, हंसते, रोते और उनकी मासूम हरकतों से वातावरण में जीवन आनंद की लहर गूंजती है। चांदनी की उजास में मिट्टी, पेड़, खेत
और बच्चे सब जैसी जीवंत और अच्छे लगते हैं को लगता है। यह सब गांव का आत्मा और सरल जीवन के प्रतीक है। यह 2 नंबर का क्वेश्चन था जो आप लोग के जेक एग्जाम में आएगा, जो 6 क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के। अब खंड है, खंड ग है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। जेक बोर्ड में 3 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों, 3 नंबर के आएंगे। 6 रहेंगे, 3 × 6 = 18 रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 39, भारत में राम का प्रेम पाठ के आधार पर, यहाँ पे भरत होता है, भरत राम का प्रेम पाठ के आधार पर आज की प्रासंगिकता पर टिप्पणी करें। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। भारत राम प्रेम पथ में लेखक संदेश दिया है कि भारत की आत्मा सत्य और त्याग में बसती है। भावना राम केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने धर्म, काव्य और प्रेम के मार्ग पर चलकर समाज की नई दिशा दी। आज के युग में स्वार्थ, हिंसा और सहिष्णुता बढ़ रही है। लोग धर्म और मानवता से दूर होते जा रहे हैं और तो राम के प्रेमवार्ता और प्रशंसक बन गए हैं। प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 40, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानता दिखाई देती है? तो कवि की भूमि और धरती में क्या क्या समानता दिखाई देती है? इसका राइट आंसर उपजाऊ की समानता की पहला पॉइंट है। उपजाऊ की समानता, जैसे धरती में बीज जैसे देखिए दोस्तों, उपजाऊ की समानता जैसे धरती में बीज रोकने से फल फूल उगते हैं, वैसे ही मन अगर अच्छे विचार बोए जाएंगे तो सतयुग, करुणा और प्रेम उगते हैं। पॉइंट नंबर 2, श्रम और साधन की क्षमता, जैसे खेत के जोतने और संभालने से फल मिलती है, वैसे ही मन में की समय, साधन और शांति विचारों में खेती का मन में शुद्ध किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है कि सृजन के समानता, सृजन के जानकारी, इस प्रकार मन की विचारों का कलाओं में सृजनात्मक है। प्रश्न नंबर 41 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 41, के वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपादक लिखिए। तो वसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि प्रकृति तो बसंत के आगमन से हरियाली, सुंदरता और जीवन के संदेश दे रही है, परंतु गरीब, दुखी और पीड़ित मनुष्य जीवन में अभी भी दुख, अंधकार है। कवि को यह सोचकर दुख हुआ ताकि जहाँ प्रकृति में चारों ओर उल्लास, वहीं मनुष्य समाज भूखा, अन्याय और असमानता फैली हुई है। उसका प्रतिपाद क्या कह रहा है? उसका प्रतिपाद, निराला ने दिखाया है कि केवल प्रकृति की सुंदरता प्राप्त नहीं है, जब तक मानव जीवन में भी बसंत, खुशी, समानता और प्रेम जब तक नहीं आता तब तक यह अधूरा बसंत है। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 42, कुटुज किस प्रकार की अपनी अपराजय जीवन की शक्ति की घोषणा करता है? कि कुटज किस प्रकार की अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है? कुटुज को भी हम पोइयाँ भी कहते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। कुटुज के पोइयाँ भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, कविता में कुटुज एक छोटा सफेद वनस्पति वाला पौधा है। कुटुज को संघर्ष और धैर्य, आत्मसम्मान के प्रतीक माना जाता है। कुटुज का जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में कुटुज के बहुत आत्मसम्मान प्रतीक माना जाता है। कुटुज का जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीतता है।
उसकी बंजर भूमि और पथरीली भूमि पर उगता है, न जहाँ जल न जहाँ उपजाऊ मिट्टी, सूखी सुविधा। फिर भी कुटुज मुरझाता नहीं है, हार नहीं मानता है, बल्कि अपनी सफेद पूंछ से सौंदर्य दृश्य में दिखता है। पराजय की घोषणा इसलिए करता है कि मैं कठिनाई में भी जीवित रहूंगा, विपरीत परिस्थितियों में भी खिलूंगा, हार नहीं मानूंगा। प्रश्न नंबर 43 क्या कर रहा है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना पाया। तो बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुनाया पाया, तो इसका आंसर देखिए। इसका आंसर क्या कह रहा है कि कहानी में बड़ी बहुरिया अपने जीवन के दुख, अन्याय और अपेक्षा से बहुत व्यस्त थी। वह अपने पति हरगोविंद से कहना चाहती है कि वह, जैसे कहने का मतलब है कि जो हरगोविंद पति नहीं, इसमें गलत लिखा है। हरगोविंद एक संवाददाता था जो एक गांव में बड़ी बहुरिया थी। कहना चाहती है कि अपने मन में सवाल, दर्द, शिकायत, प्रश्न है उसके सामने रखती है, लेकिन उस समय हरगोविंद सोच चुका था और उसके मन में भी जीवन के प्रति थकान, निस्सत्ता हो चुकी थी। इसलिए वह बड़ी बहुरिया का सवाल नहीं सुना पाया। इसलिए वह सोया हुआ कल की, इसलिए उसका पीड़ा को समझने में संवेदना हो चुका है। प्रश्न नंबर 44, जीवन साथी की चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या कह रहा है। इसका राइट आंसर, कहानी में मिट्टी के ढेले एक प्रतीकात्मक रूप है, उन बाहरी बातों जैसे धन के रूप में जाती है, सामाजिक दिखावा या परिवार की इच्छा को दर्शाता है, जिसके आधार पर लोग विवाह के निर्णय लेते हैं, बजाय इसके मन, समाज और इच्छा हो सके। जीवन में असंतोष, क्योंकि मन का मेल नहीं होता, यहाँ पर मन का मेल नहीं होता। प्रेम प्रेम की कमी, संबंध केवल औपचारिक रह जाता है। प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 45, क्या कह रहा है। प्रेम धन के छाया स्मृति के लेखक हिंदी साहित्य के प्रति सुझाव किस तरह बढ़ गया। तो देखिए इसका राइट के आंसर क्या कह रहा है। इसका राइट आंसर, छाया स्मृति के लेखक ने बताया है कि शहीदों की केवल कल्पना भावुक या मनोरंजन का साधन बनाकर मानव जीवन की सच्चाई और समाज के वास्तविक स्थितियों को व्यक्त करने के माध्यम बनाना चाहिए। लेखक के अनुसार साहित्य को काम केवल सुंदरता दिखने नहीं, बल्कि सत्य और महानता को प्रकट करना ही हिंदी साहित्य के जनजीवन के पीड़ा, संघर्ष और संवेदना को उजागर करना चाहिए। लेखक को अपने नैतिक, मानव और करुणा का प्रमुख स्थान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 46 का रहा है कि सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। तो सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर, सूरदास एक गरीब, ईमानदार और आत्मसम्मान व्यक्ति था। उसकी आर्थिक हानि उसकी केवल बेल चोरी या आर्थिक हानि के बाद भी गरीब और दुख को जगधर सामने प्रकट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह स्वाभिमानी था। वह किसी भी सहानुभूति या दया नहीं चाहता था। उसे डर था कि मैं अपनी हानि बताई तो लोग उसे पर हंसेंगे और उसके मजाक बनाएंगे। वह चाहता था कि उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान कोई आँच न आए। यह भी नहीं चाहता था कि उसकी कमजोरी आश्चर्य और उसकी दूर दिखाएं, असहाय और उसकी कमजोरी दूर दिखाएं। अब देखिए कि खंड घ है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो आप लोग के जेक बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन क्या रहे हैं। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार के सभी मॉडल सेट के आप लोग को प्रश्न कराए जाएंगे। तो देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 47 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 47,
प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि प्रदूषित होती नदियाँ अथवा हमारी संस्कृति पर निबंध लिखें। तो प्रदूषित होती नदियाँ अथवा संस्कृति पर निबंध लिखें। तो हम प्रदूषित होती नदियाँ पर निबंध लिख दिए हैं। प्रदूषित होती नदियाँ पर निबंध लिखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहा है कि भूमिका है, पहला नंबर में भूमिका है। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी नदियाँ केवल जल के धारा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन की धारा है। हमारे पुराणों में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, जो कि नदियाँ आज प्रदूषण के कार्य शिकार होकर अपनी पवित्रता खोती जा रही है। नदियों में परिवर्तन स्थितियाँ। आज भारत की अधिकांश नदियाँ गंदे नालों, कारखाने, अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ या प्लास्टिक के कचरे से भरी पड़ी है। धार्मिक स्थलों पर पूजा के सामग्री, मूर्तियाँ, राख तक नदियों में बहा देते हैं। इस जल में जीव जंतु नष्ट होते जा रहे हैं। जल पीने योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 48 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 48 प्रश्न नंबर 48 क्या कर रहा है कि शहर में चारों ओर गंदा के अंबार है। इस पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नगर निगम को पत्र लिखें। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले आप लोग को क्या करना है, नगर निगम को पत्र लिखना है। तो विषय, शहर में फैली गंदगी के निवारण हेतु आवेदन। तो सेवा में अगर वहाँ पे महोदय होगा तो महोदया, या महोदय होगा तो महोदय लिखिएगा। नगर निगम, अपने शहर का नाम यहाँ पर लिखिएगा। अपने शहर का नाम लिखिएगा। उसके बाद महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे शहर में इन दिनों में चारों ओर गंदगी और कूड़ा कचरे से आंबर लगा हुआ है। सड़कों पर गंदा नाली का पानी बह रहा है। जग सड़े हुए प्लास्टिक कूड़ा दुर्गंध फैला रहे हैं जगह जगह। इसके कारण मच्छर, मक्खी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उसके बाद है कि हम नगरवासियों ने कई बार सफाई कर्मियों के कहा, परंतु स्थिति के सुधार नहीं हुआ। अतः आपसे अनुरोध है कि शहर के नियमित सफाई, कचरा उठाने की व्यवस्था और नालियों का मरम्मत शीघ्र कराया जाए। फिर उसके बाद ताकि नागरिक स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण में रह सकें। आपका धन्यवाद। यहाँ पे भावादी होगा आपका नाम, जो एप्लीकेशन डालेगा उसका नाम यहाँ पे होगा। उसके बाद जहाँ पर गंदा पड़ा हुआ है वहाँ के पता डालिएगा, दिनांक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 49, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला किन्हीं 5 समाचार प्रकारों का उल्लेख करें। तो टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला 5 समाचार है। तो पहला नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय समाचार, देश के भीतर घटनाओं, राजनीतिक निर्णयों, सरकारी नीतियाँ, दुर्घटनाओं आदि संबंधित समाचार जैसे संसद कार्यवाही, चुनाव परिणाम, प्राकृतिक आपदाएं, यह सब राष्ट्रीय समाचार में दिखाया जाता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में क्या है? तो विदेश में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी जानकारी, जैसे विदेशी चुनाव, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यह सब अंतर्राष्ट्रीय समाचार में दिखाया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में है खेल समाचार। खेल प्रतियोगिताओं और उपलब्धियां और मैच परिणाम से संबंधित समाचार हैं। उसके बाद है व्यापार आर्थिक समाचार। तो बाजार में मुद्रा दरों, उद्योग और आर्थिक नीतियों से संबंधित समाचार। पॉइंट नंबर 5 है मनोरंजन समाचार। फिल्म, संगीत, टीवी धारावाहिकों और कलाकारों से जुड़ी जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 50, संपादक के कार्यों का उल्लेख करें। तो संपादक के कार्य निम्नलिखित हैं। संपादक कार्य
निम्नलिखित हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। समाचारों का चयन। संपादन निर्णय करता है कि कौन सा समाचार या लेख पाठकों के लिए उपयोगी और उपयुक्त है। समाचारों का संपादन व प्राप्त समाचारों का भाषा शैली, व्याकरण और लंबाई के अनुसार सुधारता और व्यवस्थित करता है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि शीर्षक निर्धारण हर समाचार न्यायालय के लिए आकर्षक या अर्थपूर्ण तैयार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 4 कि प्रूफ जांच क्या कह रहा है कि छाप छपाई से पहले त्रुटियों का जांच करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है। विचारक और नीतियां का निर्धारण। समाचार पत्र की ओर और नीतियां का तय करना ताकि समाज की हित में काम आ सके। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है। दोस्तों कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कमियां बताएं। तो हम यहाँ पे प्रिंट मीडिया का कमियां सिर्फ बताए हैं। तो आप लोग देख लीजिए प्रिंट मीडिया के कमियां क्या है। इन दोनों में से एक ही का लिखना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में एक ही का लिखना रहता है। तो प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम की कमियां। तो प्रिंट मीडिया को मुद्रित माध्यम भी कहा जाता है। तो पॉइंट नंबर है समय के देरी। समाचार पत्र या पत्रिकाएं छापने के समय लेती है, इसलिए समाचार तुरंत नहीं पहुंच पाता। सीमित पहुंच। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वह समाचार नहीं पढ़ सकते। पॉइंट नंबर 3 एक तरह की जानकारी। कभी कभी समाचार पत्र पर अपनी नीति या विचारधारा के अनुसार ही प्रकाशित करती हैं। पॉइंट नंबर 4 चित्र और दृश्य प्रभाव की कमी। टेलीविजन की तरह इसमें दृश्य प्रस्तुत नहीं होती, जिससे प्रभाव कम पड़ता है। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 5 पेपर और पर्यावरण की हानि। अधिक छपाई से पेपर की बर्बादी और पेड़ों की कटाई होती है। तो आप लोग का क्वेश्चन 52 होता है, लेकिन एक तो क्वेश्चन बाद में करा देंगे। आप लोग मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। ऐसा ही सभी विषयों का मॉडल सेट, तो ये 1 आया है, उसके बाद मॉडल सेट 2 का भी कराया जाएगा, जो आपको जेक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव हिंदी का हो चुका है। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर का आता है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।